नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। आज की हमारी इस प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी की कक्षा के 5 पाठ आज समाप्त हो चुके हैं। तो आज की हमारी कक्षा में हम उन पांचों पाठों की पुनरावृत्ति करते हुए कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा करेंगे, कुछ प्रश्नोत्तरी करेंगे, कुछ नवाचार करेंगे और फिर यदि समय बचा तो हम अभ्यास 6 को प्रारंभ करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आज हम अपने 5 दिन पढ़े हुए माने 5 अभ्यासों में पढ़े हुए पाठ बिंदुओं पर, अवधारणाओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। तो हाँ महोदय। अब ऐसा समझिए कि आज एकदम अचानक से टेस्ट है आपका। तो ये यहाँ पर पाठ बिंदुओं को मैंने इस स्लाइड में लिया हुआ है, ये पीपीटी आपके सामने खुली है। तो हमने 1 से लेकर 5वें अभ्यास तक पढ़ी है संस्कृत वर्णमाला। एक नियम पढ़ा है हमने, अज्झीनम परेण संयोज्यम, माने अच से हीन जो वर्ण होता है, माने स्वर से हीन जो वर्ण, माने कौन, स्वर से हीन व्यंजन होगा। तो स्वर से रहित जो व्यंजन होता है वो परेण संयोज्यम, पर में माने बाद में आने वाले स्वर के साथ संयोज्यम माने जोड़ दिया जाता है। और वो जुड़ भी जाता है तो भी उसे संधि नहीं माना जाता। जैसे रामम या गृहम आगच्छति, और आपने म और आ को जोड़ दिया गृहमागच्छति, तो यहाँ कोई संधि नहीं है। ये बात हमको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं पहले संस्कृत वर्णमाला की। तो संस्कृत वर्णमाला आप लोगों ने पढ़ी। अभी मैं कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ वर्णमाला के विषय में, आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए बताइएगा कि संस्कृत में प्रारंभिक स्तर पर हमने कितने स्वर पढ़े। हाँ गायत्री जी बताइए, अनम्यूट होकर बोलिए। हाँ महोदय, संस- संस्कृत में 9 स्वर है। ह्रस्व उनमें से कितने हैं? पांच हाँ, पांच ह्रस्व स्वर है, 4 दीर्घ स्वर है। 4 दीर्घ स्वर। उनके नाम बताने हैं हाँ, नाम महोदय। बताइए। हाँ। ह्रस्व स्वर है अ, ई, उ, र, ल। हाँ, दीर्घ और स्वर दीर्घ है स्वर है? ए, नहीं, ऐ, नहीं, एक ओ, मिनट। औ। हाँ, हाँ, ये मिश्रित स्वर है। दीर्घ स्वर है आ, ई, आ, ई, ई, उ, उ, री। री। र। हाँ। हाँ, रू या री बोलिए, है ना। हाँ, हम्म। और फिर इनके संयोग से कुछ स्वर बनते हैं मिश्रित स्वर, वो कितने हैं? हाँ, 4 है। 4 हैं। वो कौन कौन से ए, हैं? ऐ, ओ, औ। आओ, अ, बहु शोभनम गायत्री अ, जी। अब मैं अगला प्रश्न पूछ रही हूँ। कोई और हाथ उठाइए, कौन जवाब देंगे कि स्पर्श व्यंजन कुल कितने हैं? हाँ, धनेश जी आपने भी हाथ उठाया है। पंचविंशति 25। 25 हैं। और एक एक वर्ग में कितने स्वर व्यंजन हैं? एक वर्ग में 5। 5 व्यंजन हैं। चलिए, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? अंतस्थ वजन 4 हैं। हाँ, कौन कौन से? या व र ल। बहु शोभनम। धनेश जी बोलिए, ऊष्म व्यंजनों के बारे में बताएंगे, कितने हैं? 4 महोदय। हाँ हाँ दिव्या जी, 4 कौन कौन से? श, श, स, हम्म, ह। स और ह, है ना। गायत्री जी बताइए, अयोग वह कौन कौन से हैं? अयोगवाह 4 है। एक हम्म, अनुस्वार, हम्म, दूसरा विसर्ग, हम्म, तीसरा जिह्वामूलीय, हम्म। चौथा उपध्मानीय। उपध्मानीय, बहुशोभनम। और जो चंद्र बिंदु जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक, बहुशोभनम, है ना। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि छात्रों के मन में प्रायः संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या के विषय में भ्रम बना होता है, क्योंकि महर्षि पाणिनि जी के माहेश्वर सूत्र में 9 स्वरों की ही गणना की गई है। अ, ई, उ, री, री ये 5 ह्रस्व स्वर और ए, आई, ओ, औ ये 4 मिश्रित स्वर। परंतु जब हम महर्षि पाणिनि जी के ही द्वारा रचित वर्णोच्चारण शिक्षा को पढ़ते हैं तो वहां ह्रस्व दीर्घ प्लुत मिश्रित, साथ ही उदात्त अनुदात्त स्वरित
और अनुनासिक और निरनुनासिक या अननुनासिक के भेद से स्वरों के अनेक प्रकार हैं। अकेले अ के ही 18 प्रकार होते हैं। अ, ई, उ और री के साथ ही री और ए, आई, ओ, औ के कुल 12 प्रकार होते हैं, 12 भेद होते हैं। परंतु हमें प्रारंभिक स्तर पर उतने विस्तार में नहीं जाना है। हमें प्रारंभिक स्तर पर केवल उतने ही स्वर व्यंजनों को या वर्णों को वर्णमाला के अंतर्गत पढ़ाया जाता है जिनको पढ़कर हम लौकिक संस्कृत की पुस्तकों को पढ़ सकें और हम प्रारंभिक स्तर की संस्कृत में पढ़ना लिखना सीख सकें। इसलिए माध्यमिक स्तर तक जो वर्णमाला सिखाई जाती है वही वर्णमाला हमारी इस प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक में है और ये पुस्तक का पेज आपके सामने है। अभी हमको केवल इतने ही वर्ण सीखने हैं। देखिए, अ, ई, उ, री ये 5 ह्रस्व स्वर, आ, ई, उ, री ये 4 दीर्घ स्वर, ए, आई, ओ, औ ये 4 मिश्रित स्वर, कुल हुए 13। फिर 5 कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग ये हुए कुल 25, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म श सह यर लव। इस तरह से कुल वर्णों की संख्या होती है 46 और 2 अयोग वाह सिखाए जाते हैं प्रारंभिक स्तर पर, अनुस्वार और विसर्ग। वैसे अयोग वाहों की संख्या 8 है। अनुस्वार, विसर्ग, उपध्मानी, जिह्वामूली और 4 यम। पर हमको प्रारंभिक स्तर पर इतने विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अनुस्वार और विसर्ग ये 2 अयोगवाह यदि मिला दिए जाएं तो फिर हमारे वर्णों की कुल संख्या हो जाएगी 48। और चूंकि इसका प्रयोग यहाँ होता है अनुनासिक का, जिसको हम हिंदी में चंद्र बिंदु कहते हैं, इसलिए इसको भी प्रारंभिक स्तर पर इसका ज्ञान भी दिया जाता है। अनुनासिक और निरनुनासिक या अननुनासिक स्वर। जब हम उच्च स्तर पर संस्कृत पढ़ते हैं तो स्वर व्यंजनों की संख्या किन्हीं आचार्यों के द्वारा 63 और किन्हीं के द्वारा 64 मानी गई है। उसके ऊपर हम जब उच्च स्तर का संस्कृत पढ़ेंगे तब विचार करेंगे, है ना। तो ये हमारा पहला पाठ्य बिंदु था वर्णमाला का। बहुत अच्छे आप लोगों ने जवाब दिए। अगला हमने बिंदु पढ़ा था कि 7 विभक्तियां होती है, एक संबोधन की भी पंक्ति होती है, 6 कारक होते हैं और उनके कुछ चिन्ह होते हैं। तो हमने कारक पढ़े, विभक्तियां पढ़ी, कारक के चिन्ह पढ़े। तो आप लोगों में से कौन सारे कारकों के नाम लेकर उनके चिन्ह बताएंगे? महोदया मैं। हाँ हाँ जी बताइए महोदय। दिव्या। हाँ कौन? कर्ता दिव्या। ने हाँ। कर्म को हम्म। करने से द्वारा हम्म। संप्रदान के लिए हम्म। अपादान से पृथक होने हम्म। पर हम्म। संबंध का के की हम्म। रारेरी आदि हम्म। अधिकरण में पेपर हम्म। संबोधन हे अरे भो हे इत्यादि। अरे ओ इत्यादि बहुशोभनम, है ना। ये पढ़ने के बाद हमने एक ये नियम पढ़ा कि संबंध कारक नहीं होता। तो क्या कोई बताएगा कि यह संबंध को कारक क्यों नहीं मानते हैं संस्कृत में? हाँ महोदय। हाँ उनका बताइए। कर्ता से सीधा संबंध नहीं होता। बहुशोभनम। कर्ता से उनका सीधा संबंध नहीं होता, इसलिए संबंध को कारक नहीं माना जाता, क्योंकि उनमें क्रिया जनकत्व नहीं होता। अर्थात क्रिया को जन्म देने का सामर्थ्य संबंध में नहीं होता, इसलिए उसे कारक नहीं मानते हैं। उसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। च अव्यय का प्रयोग, इसके विषय में हमने जाना था। तो क्या विशेषता है च की? कहाँ लगता है? क्रियापद के पूर्व में लगाते हैं, हम्म। सारे शब्दों के आखिरी में। इसका सही उत्तर होगा कि च अव्यय जितने भी संबंधित शब्द हैं उनके समाप्त होने के बाद सबसे अंत में लगाते हैं, है ना, चाहे क्रियापद हाँ। कितने भी दूर हो। चलिए, इसके बाद हमने 1 से 10 तक की संख्या पढ़ी। यद्यपि हमारी पुस्तक में वो
एक लिंग में ही थी, पुल्लिंग में ही थी, पर हमने स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में भी उन संख्याओं को पढ़ा। तो मैं स्टॉप शेयर कर रही हूँ, कुछ वाक्य बोल रही हूँ, आप लोग को उसका अनुवाद करना है। ठीक है, कौन करेंगे? जिन्होंने नहीं किया है वो बताइए। हाँ, हाँ मैडम। चलिए अनुवाद कीजिए। एक बालक, एक बालक, एक बालक, एक बालिका जाती है, एका बालिका गच्छति, एक फल गिरता है, एकम फलम पतति, बहुशोभनम, दो छात्र पढ़ते हैं, द्वौ छात्रौ हाँ, पठतः, दो लताएं विकसित होती हैं, द्वौ लते विकसतः, हाँ, हाँ, अब दो के लिए क्या होता है द्वे संस्कृत में? द्वे लते, द्वे होता है। द्वे अब लते फिर से, अब फिर से बोलिए। हाँ, द्वे लते विकसतः। विकसित होता है कि हमें आता सब है, बोलते समय गड़बड़ हो जाती है ना। ओ, आराम से बोलिए, अपने को कोई जल्दी नहीं है ना। हाँ, चलिए, महोदय। अब तीन का प्रयोग हम करेंगे, है ना। अब दूसरे कोई आइए। कौन करेगा? कि मैं हाँ, बताऊं? हाँ, संध्या जी वदतु। तीन पुष्प खिलते हैं, त्रीणि पुष्पाणि विकसन्ति, विकसन्ति, बहुशोभनम, त्रीणि पुष्पाणि विकसन्ति। तीन ग्रंथ हैं, पुल्लिंग, त्रयः ग्रन्थाः सन्ति, त्रयः ग्रन्थाः सन्ति। तीन मंजूषाएं हैं, तिस्रः मञ्जूषाः सन्ति, तिस्रः मंजूषाः सन्ति, बहुशोभनम। अब हम चार का प्रयोग करेंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, है ना। चार अध्यापक जाते हैं, चत्वारः अध्यापकाः गच्छन्ति, गच्छन्ति, बहुशोभनम, चत्वारः अध्यापकाः गच्छन्ति। चार मालाएं हैं, चतस्रः मालाः सन्ति, सन्ति, बहुशोभनम। और चार पुष्प विकसित होते हैं, चत्वारि पुष्पाणि विकसन्ति, विकसन्ति, बहुशोभनम। चलिए अब हम 5, 6, 7, 8, 9, 10 के प्रयोग करेंगे, है ना। हाँ, 5 कूप हैं, पञ्च कूपाः सन्ति, सन्ति, पंचकूपाः सन्ति, संध्या जी। हाँ, 6 ग्रंथ हैं, षट् ग्रन्थाः सन्ति, 7 ऋषि हैं, सप्त ऋषयः सन्ति, सप्त ऋषयः सन्ति। 8 बालिकाएं विद्यालय जाती हैं, अष्ट बालिकाः विद्यालयं गच्छन्ति, गच्छन्ति, बहुशोभनम। 9 ग्रह हैं, नव गृहाः सन्ति, गृहाणि, नवग्रहाः नहीं, गृहाः ही ठीक है। घर के अर्थ में गृह शब्द होता है, वो नपुंसकलिंग में होता है, पर नक्षत्र के अर्थ में ग्रह शब्द होता है, वो पुल्लिंग ही होता है, नवग्रहाः। अब 10 का प्रयोग करना है हमको, है ना। 10 लेखनियां हैं, 10 लेखन्यः सन्ति, 10 लेखन्यः सन्ति, बहुशोभनम। तो ये हमारा एक पाठ्य बिंदु था कि हमें 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को तीनों लिंगों में प्रयुक्त करना था। फिर इसके बाद हमने जो है एतत्, तत् और किम, इन तीनों सर्वनामों को प्रथमा विभक्ति में केवल अभी पढ़ा है ना, इसके बाकी के शब्द रूप हमने याद नहीं किए हैं। तो हम अभी केवल प्रथमा विभक्ति में इनका प्रयोग करेंगे, और आप लोगों को मैं वाक्य दे रही हूं, आप लोगों को उनके अनुवाद करने हैं, एतत्, तत् और किम। ठीक है, चलिए, कौन करेंगे? संजय जी आप करेंगे? हाँ महोदय। हाँ, आइए संजय जी। हाँ, यह बालक है, एतत् बालकः अस्ति, फिर से सोच के बोलिए। एषः 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 बालकः एषः एषः बालक, एषः बालकः अस्ति। बालकः अस्ति। यह कौन है? एषः कः? एषः कः? यह बालक है,
एषः बालकः यह बालक पढ़ता है। एषः बालकः पठति एषः बालकः पठति। वह शुक है। सः शुकः अस्ति वह पत्ता गिरता है। तत् पत्रं पतति पतति बहुशोभनम। अब हम चल रहे हैं स्त्रीलिंग में। चलिए, कौन आ रहे हैं? भारती जी आप करेंगी? पूनम जी, कीर्ति जी? हाँ जी पूनम महोदय। जी, हाँ पूनम जी आइए। यह छात्रा विद्यालय जाती है। एषा छात्रा विद्यालयं गच्छति। एषा छात्रा विद्यालयं गच्छति। वह लड़की कौन है? सा बालिका का हाँ, अस्ति। का अस्ति। सा बालिका का अस्ति। वह बालिका कौन है? वह लड़की रीना है। सा बालिका रीना अस्ति। अस्ति। चलिए, अब नपुंसकलिंग में करना है हमको, है ना? गायत्री जी कीजिएगा। वह पत्ता गिरता है। तत्पत्रम पतति। वे पत्ते गिरते हैं। तानि पत्राणि पतन्ति। तानि पत्राणि पतन्ति। ये फल मीठे हैं। बहुत सारे फल हैं। हाँ, एतानि फलानि मधुराणि सन्ति। मधुराणि सन्ति। ये सब क्या हैं? एतानि कानि सन्ति। एतानि कानि सन्ति। ये पुष्प हैं। एतानि पुष्पाणि सन्ति। एतानि पुष्पाणि सन्ति। ये बालक संस्कृत पढ़ते हैं। एते बालकाः संस्कृतं पठन्ति। और ये बालिकाएं मंदिर जाती हैं। एताः बालिकाः मंदिरं गच्छन्ति। मंदिरम गच्छन्ति बहुशोभनम। तो ये पाठ्य बिंदु भी हमारा पूर्ण हुआ। अब हम आगे देखते हैं कि हमने और क्या पढ़ा, है ना? फिर हमने पढ़ा कि भवत शब्द के साथ हमेशा प्रथम पुरुष की क्रिया का ही प्रयोग होता है। इसी तरह हमने ये दूसरी स्लाइड में अगर हम देखें तो हमने अस्मत् और युष्मत् इन सर्वनामों को भी पढ़ा और भवत इस सर्वनाम को भी पढ़ा। यद्यपि हमने रसाभ्याम नोण समान पदे अटकुपवांग व्ययायपि एणत विधान करने वाले सूत्र भी पढ़े हैं। अगर समय बचेगा तो हम आज इस पे भी चर्चा करेंगे, पर ये एक बड़ी अवधारणा है, इसलिए इसको हम सबसे अंत में लेंगे। राम के शब्द रूप याद करने थे आप लोगों को, अधिकांश लोगों को याद होंगे। जिनको नहीं याद थे उन्होंने याद कर लिए होंगे। अभी हम अब चल रहे हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के हम वाक्य बनाएंगे, जिसमें हम तत्, एतत् और किम सर्वनाम का प्रयोग तो करेंगे ही, अस्मत् युष्मत् इन कर्ताओं का भी प्रयोग करेंगे और भवत भवती का भी प्रयोग करके हम वाक्य बनाएंगे। मतलब मैं हिंदी में बोलूंगी और आपको उसका संस्कृत में अनुवाद कर। मैं पढ़ता हूँ। अभी हमने केवल द्वितीया पढ़ी है, इसलिए मैं केवल द्वितीया के ही प्रयोग आपसे करवाऊंगी। अहम पठामि। अहम पठामि। हाँ, अभी कुलदीप जी कम से कम 4 वाक्य कीजिए। मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। अहम संस्कृतं पठामि। मैं दूरदर्शन देखता हूँ। अहम दूरदर्शनं पश्यामि। राम पत्र लिखता है। रामः पत्रं लिखति। लिखती। चलिए अगला ये, हाँ पूनम जी बोलिएगा। बालिका मंदिर जाती है। बालिका मंदिरं गच्छति। बालक पुस्तकालय जाते हैं। बालिका पुस्तकालयं गच्छन्ति। बालकाः पुस्तकालयं गच्छन्ति। ये बंदर कूदते हैं। एते वानरे। एते, कोई जल्दी नहीं है विचार। कूर्दन्ति। एते वानराः कूर्दन्ति। हंस तैरते हैं। हंसा तरन्ति। हंसाः तरन्ति। तू जाता है। त्वं गच्छसि। त्वं गच्छसि। तू विद्यालय जाता है।
त्वं विद्यालयं गच्छसि। गच्छसि आप जाते हैं। आपके लिए भवान शब्द, और भवान शब्द के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया। और कोई भवान आई है गच्छति। गच्छति। गच्छति है ना, हमने ये पढ़ा है कि भवान और भवती इन भवान दोनों गच्छति। शब्दों के साथ ती लगेगा। भवान गच्छति है ना, आप जाते हैं। चलिए और आइए, जी। कौन आ रहे हैं अब? आप ग्रंथ पढ़ती हैं। भवती ग्रंथम पठति। पठति, बहुशोभनम। भवती ग्रंथम पठति। छात्र खेलते हैं। छात्राः क्रीडन्ति। क्रीडन्ति खेलन्ति दोनों होता है ना। तुम सब गीत गाते हो। यूयं गीतं गायथ। गायथ, मैं गीत गाता हूँ। अहं गीतं गायामि। सीता मधुर गाती है। सीता मधुरम गायति। गायति, बहुशोभनम। अब हमने कुछ अव्यय पढ़े है ना, यत्र तत्र अत्र कुत्र अन्यत्र। इसके साथ ही हमने, ये पुस्तक है मेरे हाथ में, यतः ततः इतः ततः यतः कुतः यदा तदा कदा इदानीम और यत्र तत्र कुत्र किम, इन सारे अव्ययों को हमने पढ़ा है ना। तो अब हमें क्या करना है कि आप लोग स्वयं वाक्य बनाएंगे, यत्र तत्र कुत्र अन्यत्र एकत्र सर्वत्र, इन अव्ययों का प्रयोग करते हुए। पर उसकी रिकॉर्डिंग हम अगले वीडियो में अर्थात अगले पार्ट में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।